हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के आईपीओ के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो पेटीएम का आईपीओ आया है ये आपके लिए कितना सूटेबल हो सकता है और जो पेटीएम की वैल्यूएशन है वो कहाँ पर बैठती है। और आज हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो ये पेटीएम का आईपीओ आया है ये वैल्यूएशन के हिसाब से आपको इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहिए। देखिए, आज इसके सब्सक्रिप्शन की लास्ट डेट है, यानी कि आज 10 नवंबर है और जो इसकी सब्सक्रिप्शन की डेट है वो 8 से 10 नवंबर के बीच में थी। तो आज इस वीडियो में हम इसका जो एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि जो इसका वैल्यूएशन रही है, इसकी फाइनेंशियल को समझेंगे और इसका पूरा बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ्यूचर में आपको कैसा रिटर्न दे सकता है या फिर फ्यूचर में इसका जो बिजनेस ग्रोथ है वो कैसा हो सकता है। तो चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित एंटरप्रेन्योर। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इसकी इशू की डिटेल है वो क्या क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिसका इशू ओपन हुआ था वो 8 नवंबर को हुआ था और जो इसकी लास्ट डेट है यानी कि जो इसका इशू क्लोज होगा वो 10 नवंबर होगा, यानी कि आज इसका जो इशू या आईपीओ ये क्लोज होने वाला है। और अगर हम इसके इशू का टाइप देखते हैं तो इसमें करीब 8,300 करोड़ का जो है वो फ्रेश इशू होगा और जो 10,000 करोड़ का है वो ऑफर फॉर सेल होने वाला है। और अगर हम ऑफर साइज की बात करते हैं तो इसमें करीब ये टोटल 18,300 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। और अगर इसके हम फेस वैल्यू की बात करते हैं, जो इसकी फेस वैल्यू है वो 1 रुपये है। और अगर इसके हम प्राइस बैंड की बात करते हैं, जो इसकी प्राइस बैंड है वो 2,080 रुपये से लेके 2,150 रुपये के आसपास बैठती है। और अगर हम इसका बिड लॉट देखते हैं, यानी कि एक लॉट में इसका 6 शेयर आता है और 6 शेयर के मल्टीपल में ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 2150 के हिसाब से देखेंगे तो ये करीब 12,900 रुपये का एक लॉट का अमाउंट आता है। और अगर हम QIB पोर्शन की बात करें तो ये जो है 75% से कम नहीं हो सकती। और नॉन इंस्टीट्यूशनल पोर्शन की हम बात करें तो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है 10% से ज़्यादा इसमें नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते। और इम्प्लाइड मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यानी कि जो ये आईपीओ आया है इसके बाद जो इस पेटीएम का वैल्यूएशन हो जाएगा वो करीब 1,39,379 करोड़ का होने वाला है। और अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो जो ये पेटीएम का आईपीओ आया है ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट आईपीओ है 18,300 करोड़ का। और अगर हम इसके पहले सबसे लार्जेस्ट आईपीओ की बात करें तो वो था करीब 15,200 करोड़ का, जो कि कोल इंडिया का आईपीओ था। देखिए, पेटीएम को हम इंडिया का लार्जेस्ट पेमेंट इकोसिस्टम बोल सकते हैं। और अगर हम इसका कुछ डेटा को देखें तो देखिए इसमें करीब 333 मिलियन यूजर्स हैं, यानी कि करीब 33 से 34 करोड़ यूजर्स जो हैं जो आपके पेटीएम को यूज़ करते हैं। और इसमें अगर हम ये देखें इसके जो मर्चेंट्स हैं, जो मर्चेंट्स भी यूज़ करते हैं, यानी कि आप जब किसी भी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर जो आप QR कोड स्कैन करते हैं या फिर उनके पेटीएम पे जो आप जो है पेमेंट करते हैं तो जो मर्चेंट होते हैं वहाँ इनके करीब 21 मिलियन के मर्चेंट हैं, करीब 2 करोड़ से भी ज़्यादा मर्चेंट हैं। अगर इनके हम ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू की बात करें तो वो करीब बैठती है 4 लाख करोड़ के आसपास FY21 में। अगर हम पेटीएम का रेवेन्यू मॉडल देखते हैं तो ये 3 मेजर कंपोनेंट में आता है। सबसे पहला है इसका पेमेंट सर्विस, जो कि आप पेमेंट करते हैं, जो मर्चेंट्स हैं वो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, ये इनका सबसे पहला जो है रेवेन्यू मॉडल है। अगर हम दूसरे मॉडल की बात करें तो कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज है, यानी कि जो इनके आप देखते होंगे शॉपिंग करते हैं आप, ई-कॉमर्स बिजनेस, वो सब जो है इसके एक कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज में आ जाते हैं। और अगर हम इनके तीसरे बिजनेस की बात करें तो वह है फाइनेंशियल सर्विस। जो इनका फाइनेंशियल सर्विस है, यानी कि आप देखते होंगे कि जो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस में करते हैं, स्टॉक मार्केट में करवाते हैं इन्वेस्टमेंट, तो जितने भी ये इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं ये इनके फाइनेंशियल्स में आ जाते हैं। और अगर हम पेटीएम के सबसे प्राइमरी बिजनेस मॉडल की बात करें तो वो है जो मर्चेंट पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं उनमें जो उनको चार्ज मिलता है, और उसके बाद जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है, जो बिल पेमेंट्स करते हैं आप, तो जो ये मॉडल है इनका, तो ये सबसे प्राइमरी जो आप कह सकते हैं कि इनका रेवेन्यू मॉडल है। अगर हम पेटीएम के 75% रेवेन्यू को देखते हैं तो वो पेमेंट सर्विस और इनके फाइनेंशियल सर्विस से आता है। और अगर हम 25% की बात करें, जो इनका 25% रिमेनिंग बचता है वो है आता है उसमें करीब आप ये कह सकते हैं कॉमर्स और क्लाउड सर्विसेज में आता है। और ये जो इनका रेवेन्यू मॉडल है ये FY21 का है। तो आइए भी हम पेटीएम के पेमेंट बिजनेस को समझते हैं। देखिए, जो पेटीएम की शुरुआत हुई थी वो हुई थी डिजिटल वैलेट बेस्ड प्लेटफॉर्म से, यानी कि वहाँ पर आप जो है मोबाइल रिचार्ज कर सकते थे, टॉप अप कर सकते हैं, अपना जो आप DTH का बिल पे कर सकते थे, और ऐसे बहुत सारे जो जनरल पेमेंट हो सकते हैं वो वहाँ से जो है
ये जो आपकी पेटीएम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से जो पेटीएम है वो बहुत सारे बिजनेसेस में आ गया, और उसके बाद जो 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है, यानी कि डीमोनेटाइजेशन को 5 साल हो चुका है, वो शायद 8 नवंबर 2016 को हुआ था। उसके बाद से देखिए जो पेटीएम में जो ग्रोथ आई थी, बहुत सारा जो है इनके पास कैश आ गया था, बहुत ज़्यादा इनके पास जो अमाउंट आ गया था, जिससे इनकी जो ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुई थी। लेकिन इसके जो बिज़नेस ने जो डीमोनेटाइजेशन के समय जो अपने बिज़नेस में ग्रोथ की थी, वो जब यूपीआई आया, यूपीआई से जो आप पेमेंट करते हैं, तो जो यूपीआई के आने के बाद से यहाँ पर क्या हुआ कि जो वैलेट बेस्ड जो ट्रांजैक्शन होते थे वो बहुत कम हो गए हैं। देखिए मेरे पास एक डेटा है, अगर आप यहाँ पर ये देखें कि जो अगर आप ये देखें कि अगर आप वैलेट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो पेटीएम के पास है, वो 65 to 70% है। और वहीं अगर हम यूपीआई की बात करते हैं, तो यूपीआई में इसका जो मार्केट शेयर आता है पेटीएम का, वो सिर्फ 12% आता है। और अगर हम फ़ोनपे का जो देखते हैं, अगर हम जुलाई 2021 की डेटा की बात करें, तो फ़ोनपे का अगर हम मार्केट शेयर देखते हैं तो वो करीब 46% है। और अगर हम गूगल पे की बात करते हैं, तो गूगल पे में जो इसका मार्केट शेयर आता है वो 34% के आसपास है। तो ऐसे में क्या है कि जो ये पेटीएम को बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि लॉस हुआ है, फिर या उनका जो है उनके बिज़नेस से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि जो इनका जो पेटीएम का जो यूपीआई का मार्केट शेयर है वो सिर्फ 12% ही रह गया है। तो देखिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो अभी एनपीसीआई की जो गाइडलाइन आई है वॉल्यूम कैप पे, इसका मतलब ये है कि जो ये फ़ोनपे और गूगल पे हैं, इनको जो है मैक्सिमम 30% की कैपिंग कर दी जाएगी। यानी कि कोई भी जो पेमेंट सर्विस, जो भी पेमेंट प्लेटफॉर्म होगा, वो यूपीआई में 30% से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं ले सकता मार्केट शेयर के हिसाब से। तो ऐसे में क्या होगा, और देखिए जो ये रूल है, ये जो ये गाइडलाइन आप बोल सकते हैं, ये CY23 यानी कि 2023 तक में जो आपको इसको ये रूल को लागू कर दिया जाएगा। और इससे जो फ़ायदा होने वाला है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा पेटीएम को फ़ायदा होगा। और जो दूसरे प्लेटफॉर्म, जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म आप जानते होंगे, जैसे कि फ्री चार्ज हो गया, आपका मोबीक्विक हो गया, या फिर और भी हो सकते कोई प्लेटफॉर्म नया आ जाए, तो जो छोटे प्लेटफॉर्म होंगे उनको यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। देखिए अगर हम मर्चेंट पेमेंट की बात करते हैं, यानी कि जो पर्सन टू मर्चेंट, जब आप किसी भी शॉप में जाते हैं, वहाँ पर आप QR कोड स्कैन करते हैं, या फिर जो आप कैसे भी पेटीएम के थ्रू पेमेंट करते हैं, कोई भी आप कपड़े खरीदते हैं, शूज़ खरीदते हैं, आप कोई भी जनरल स्टोर में आप कोई भी सामान खरीदते हैं, तो जो आप मर्चेंट को पेमेंट करते हैं, तो जो वो पेमेंट का जो बिज़नेस मॉडल है वो कह सकते हैं कि 0 चार्ज करता है जो मर्चेंट को। तो ऐसे में क्या है कि जो ये यूनिक बिजनेस मॉडल आप कह सकते हैं कि ये इसका जो पूरा बेनिफिट मिलता है वो पेटीएम को ही मिलता है, क्योंकि ऐसा बिजनेस मॉडल जो ऐसा कह सकते हैं कि इतना 0 कॉस्ट जो चार्ज करता है मर्चेंट को, वो सिर्फ अभी पेटीएम ही करता है। और देखिए इनके पीछे जो इनका बिजनेस प्लान है ये ऐसा है कि देखिए यहाँ पर आप जो पेमेंट करते हैं किसी को और पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, आप जो है सामान खरीदते हैं, फिर आप कुछ बेचते होंगे। तो देखिए मैंने पहले आपको बताया कि इनके पास करीब 33 से 34 करोड़ जो है यूजर्स हैं। तो वो जो है इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो है फ्री में वो यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म को, और जो मर्चेंट्स हैं वो करीब 2 करोड़ मर्चेंट हैं, तो वो फ्री में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे में क्या यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई, बहुत ज़्यादा पब्लिक आ गई। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि ये क्रॉस सेलिंग करते हैं। क्रॉस सेलिंग का मतलब कि जो इनके जो और पेमेंट सर्विसेज हैं दूसरे, या फिर जो ई-कॉमर्स बिजनेस है, इनको इंश्योरेंस बिजनेस है, वहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, अपने जो और भी सर्विसेज हैं उनको सेल करते हैं। इवन अभी पेटीएम का पेमेंट बैंक भी लॉन्च हो चुका है, तो वहाँ से भी ये आपका अपना जो है रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो पेटीएम का जो बिजनेस मॉडल है वो कुछ इस तरह से लाई करता है। तो अगर आप शॉर्ट में समझें तो वहाँ पर ये देखिए निकल के आता है कि देखिए जो पेटीएम का जो मेजर बिजनेस मॉडल रहने वाला है, या फिर मेजर रेवेन्यू मॉडल रहने वाला है फ्यूचर में, वो ये रहने वाला है फाइनेंशियल का। देखिए करेंटली ये जो है वैलेट बेस्ड जो सिस्टम है ये बहुत कम हो गया है, और यूपीआई में ये देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो है सर्वाइव कर रहे हैं ये किसी तरह। तो इनका जो मेजर जो बिजनेस मॉडल या फिर मेजर रेवेन्यू मॉडल होने वाला है वो फाइनेंशियल में ही रहने वाला है। तो देखिए मेरे पास कुछ डेटा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट सर्विसेज रेवेन्यू ब्रेकअप FY21 आप देख सकते हैं। जो ब्लू
में दिख रहा है आपको वो पेमेंट सर्विसेज कंज्यूमर जो पेमेंट कर रहे हैं वो 46% है, और जो पेमेंट सर्विसेज है, जो मर्चेंट है, जो पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो शॉप्स होती है, जो मर्चेंट्स होते हैं, वो 48% का आ रहा है। और जो अगर हम दूसरे इनके बिजनेस मॉडल देखते हैं, जो कि अगर आप देखें फाइनेंशियल सर्विसेज को इंक्लूड करके, तो वो सिर्फ 6% का आता है। तो आइए अभी हम एक साइकिल से समझते हैं कि यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जो पेटीएम का पूरा जो बिजनेस मॉडल है इवॉल्व करता है वो कहाँ पर करता है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज, पेमेंट सर्विसेज, कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज का जो है आपको दिख रहा होगा, साइकिल दिख रही होगी। तो अगर हम पेमेंट सर्विसेज से स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप कंज्यूमर हैं, तो अगर कंज्यूमर से स्टार्ट करते हैं, तो जो अगर ज़्यादा कंज्यूमर आएंगे तो वो पेटीएम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल मेजर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि वो बहुत सारे पेमेंट्स करते हैं। तो जो पेमेंट करेंगे वो पेमेंट करते कहाँ पर हैं, तो वो किसी मर्चेंट को ही पेमेंट करेंगे ना। तो मर्चेंट को पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर मर्चेंट भी ज़्यादा आएंगे। तो वहाँ पर क्या है कि यूज़र एंड मर्चेंट एक्विजिशन बढ़ता है, तो क्या मर्चेंट भी ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में इनकी जो साइकिल बन जाती है। अब देखिए ये इसको मोनेटाइज कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो जो कंज्यूमर आ गया, लेकिन इसको ये जो मोनेटाइज करेंगे वो मोनेटाइज कैसे करेंगे। देखिए मोनेटाइज ऐसे करते हैं, ये फाइनेंशियल सर्विसेज में जाएंगे। अगर सबसे पहले देखें तो वो है न्यू एज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स। अगर हम न्यू एज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट की बात करें तो वो आता है म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, ये सब जो है आप कह सकते हैं कि न्यू एज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स में आते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप स्टार्ट कर देते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर आप वहाँ पर स्टिक हो जाते हैं। वहाँ पर फिर क्या है कि आपको इंगेजमेंट बनाए रखना होता है, आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने लगते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर देते हैं तो भी आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। इंश्योरेंस कर देते हैं तो भी आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पेटीएम के पेमेंट बिजनेस को पेटीएम के पेमेंट बैंक को अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आप भी उसमें रह जाएंगे, मतलब स्टिक हो जाएंगे उसके प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए। तो ये एक इनकी साइकिल हो गई। अगर हम तीसरी इनकी साइकिल देखें कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज की, तो वहाँ पर देखिए क्या है कि आपके पास कंज्यूमर तो आ गया, यहाँ पर फिर क्या है ये ई कॉमर्स में चले जाते हैं। ई कॉमर्स के बाद ये और बहुत सारा जो है सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि ये और बेटर जो है आपको कस्टमर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप जो है इनके प्लेटफॉर्म पर रुकिए और इनके जो फ्री सर्विसेज को यूज़ करके आप इनके पेड सर्विसेज को भी यूज़ कर पाएंगे। अगर हम पेटीएम के फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो देखिए जो पेटीएम का ये मानना है कि अगर ये फाइनेंशियल जो सर्विसेज स्टार्ट करते हैं तो ये इनके पास जो रेवेन्यू का और ज़्यादा स्कोप हो जाएगा। देखिए फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल का मतलब ये है कि स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, जो है ये छोटे छोटे लोन दे सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये इंश्योरेंस जो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे में जो इनका ये मॉडल है ये अभी अभी लॉन्च हुआ है कुछ टाइम पहले ही। तो अगर हम वहाँ से जो इसके म्यूचुअल फंड का AUM देखते हैं, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो वो जो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट आता है वो करीब 5200 करोड़ का आता है। तो अब देखिए ये तो पेटीएम तो खुद एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी तो है नहीं, AMC तो है नहीं। तो ये क्या करती है कि जो दूसरे AMCs होती हैं, जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाती है। तो जो डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पर तो इनका कोई कमीशन नहीं मिलता, कोई इनको रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। जो रेगुलर प्लान होते हैं वहाँ पर ये जो है रेवेन्यू जो है आपको जनरेट कर पाते हैं। अगर हम पेटीएम के ई कॉमर्स और क्लाउड सर्विसेज की बात करें, देखिए पेटीएम ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप देखते होंगे बहुत सारा आप शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ पर हर तरीके की शॉपिंग कर सकते हैं। ये तो हो गया ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के साथ साथ देखिए पेटीएम जो है टिकट, जो आपका रेलवे का टिकट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का आप टिकट वहाँ पर कर सकते हैं, बस का, एरोप्लेन का, कहीं का भी आप जो है वहाँ से टिकट भी बुक कर सकते हैं। गेमिंग में भी बहुत ज़्यादा वो सर्विसेज देते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारा जो है वहाँ पर वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बुक माई शो हो गया, उनसे भी इनका कंपटीशन बढ़ गया है। और अगर मेक माई ट्रिप की बात करें, जहाँ से आप होटल बुक करते हैं, टिकट बुक करते हैं, बहुत सारी जो बुकिंग होती है ट्रेवलिंग के लिए, वो मेक माई ट्रिप, इजी ट्रिप, जो ऐसे प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी इनका जो है कंपटीशन बढ़ जाता है। और अगर हम क्लाउड सर्विसेज की बात करें, देखिए क्लाउड सर्विसेज में ये जो मर्चेंट्स हैं उनको ये बहुत सारी सुविधाएँ देते हैं, जैसे कि बिलिंग हो गया, वेंडर मैनेजमेंट हो गया, कस्टमर प्रमोशन हो गया, कैटलॉग को जो है कैसे मैनेज करना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारी जो सर्विसेज हैं ये जो है आपको क्लाउड सर्विसेज में आ जाती है।
अगर हम पेटीएम के फ्यूचर आउटलुक को समझें तो देखिए पिछले 4-5 सालों से जब से जो डिमोनेटाइजेशन आया है तब से अगर हम देखें तो जो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो चलन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और अगर हम पिछले 4 सालों में देखें तो ये कई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर हम आने वाले 5 सालों में देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 5 सालों में 5 गुना तक ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसे में जो स्मार्टफोन के यूज़र्स होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। स्मार्टफोन के यूज़र्स बढ़ेंगे तो जो पेमेंट करने वाले कंज्यूमर्स हैं वो बढ़ेंगे। अगर पेमेंट करने वाले कंज्यूमर्स बढ़ते हैं तो मर्चेंट्स भी बढ़ेंगे। तो इसी तरह जो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो चलन है ये इसकी एक साइकिल बन जाएगी, और साइकिल तो बनी हुई है, ये और आगे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। लेकिन जब से यूपीआई का चलन आया है, जब से यूपीआई का जो सिस्टम आया है पेमेंट करने का, तब से जो ये पेटीएम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, पेटीएम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। तो इसीलिए आप जो है इसके फ्यूचर को सर्टेन नहीं देख सकते, क्योंकि फ्यूचर में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी कि क्या हो सकता है यूपीआई के थ्रू अगर पेटीएम में, और जो पेटीएम का वैलेट बेस्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम है ये कितना आगे तक लेके जाएगा ये जो पेटीएम को। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जो पेमेंट करते हैं तो क्योंकि बहुत सारे जो ऐप आ गए हैं यहाँ पर, आप जैसे देखिए पेटीएम तो है ही, पेटीएम के बाद फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, उनके नाम गिनो तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसे में अगर आपको एक सर्विस में थोड़ी भी कमी लगती है तो आप दूसरे में शिफ्ट होने में आपको सिर्फ एक टैप की ज़रूरत है। तो इसीलिए ऐसा आप सर्टेन नहीं हो सकते कि पेटीएम में जो पेटीएम है इसको ऑन करेगा या फिर पेटीएम ही की इसकी मोनोपोली हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो जो पेपॉल है वो दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे है। तो जो पेपॉल है वो भी पहले 4% चार्ज करता था, लेकिन आजकल इतने सारे जो हैं पेमेंट सर्विसेज के जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, तो उसके कंपटीशन के थ्रू अगर आप देखेंगे तो जो पेपॉल है उसने भी अपने जो चार्जेस हैं, जो फ़ी है प्रोसेसिंग फ़ी, वो 2 से 2.5% के बीच में ले आ चुका है, और ये हो सकता है फ्यूचर में और भी कम हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पेटीएम का फ्यूचर होने वाला है वो फाइनेंशियल में ही हो सकता है। तो देखिए फाइनेंशियल में ये कितना आगे बढ़ सकते हैं, इसके आगे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े प्लेयर मार्केट में पहले से ही अवेलेबल हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो बजाज फाइनेंस जैसे जो प्लेयर हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप स्टॉक ब्रोकर में जाते हैं, आप कितना भी डिस्काउंट ब्रोकरेज में जाएंगे, जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो जीरोधा अवेलेबल है, वहाँ पर स्टॉक नोट अवेलेबल है। तो ऐसे में इनका डायरेक्ट कंपटीशन वहाँ पर होने वाला है। तो ऐसे में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है कि जो ये पेटीएम का जो फ्यूचर बिजनेस मॉडल हो सकता है, फ्यूचर रेवेन्यू मॉडल हो सकता है, वो क्या हो सकता है। तो देखिए अगर हम पेटीएम के वैल्यूएशन की बात करें तो देखिए पेटीएम अपने आप में ही एक इकोसिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है। और अगर हम इसका दूसरे बिजनेस अगर हम कंपटीशन देखते हैं तो बहुत सारे बिजनेस से इसका डायरेक्ट कंपटीशन है। तो ऐसे में अगर हम पेटीएम को कंपेयर करना चाहते हैं तो इंडिया में ऐसे दूसरी कोई कंपनी नहीं है जिसको हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकें पेटीएम को। लेकिन हाँ, ग्लोबल लेवल पे ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि सेम पेटीएम के जैसे ही सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो अगर हम उनसे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अभी आप जो है यहाँ पर इसके एक डेटा देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट कैप टू सेल्स का एक डेटा है। यहाँ पर देखिए जो एडेन नाम की एक कंपनी है उसका जो 2020-2021 जो एक्सपेक्टेड जो इनका मार्केट कैप टू सेल्स का जो रेशियो होने वाला है वो कैसा है। तो आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं एडेन, वर्ल्डलाइन, पेपॉल, आफ्टर पे, स्क्वायर, उसके बाद पेटीएम। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन आती है वो पेटीएम की ही आती है। अगर आप 2020 में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है पेटीएम का जो वैल्यूएशन आती है। अगर एक्सपेक्टेड में भी देखेंगे तो वो भी सबसे ज़्यादा पेटीएम का ही ऑलमोस्ट सब में आता है, अगर आप ग्लोबल लेवल से कंपेयर करते हैं तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि जो ये पेटीएम का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। हाई मतलब बहुत ज़्यादा, यानी 50 टाइम्स तक का जो है, अगर आप मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो देखते हैं तो 50 टाइम्स तक का भी इसका जो है रेशियो बनता है। तो देखिए अगर हम पेटीएम के फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं तो देखिए क्या है कि अभी जो पेटीएम के पास लाइसेंस है वो पेटीएम का पेमेंट बैंक का लाइसेंस है। तो ऐसे में पेटीएम को ये उम्मीद है कि वो जो है
फ्यूचर में वो डिजिटल ओनली बैंक का लाइसेंस ले पाएंगे। तो ऐसे में फिर वो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी लाइसेंस ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर पेटीएम को स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर लाइसेंस मिल जाता है तो ये एक पूरी तरह से डिजिटल बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पर फिर अपने पैसे को डिपॉजिट कर पाएंगे, वहाँ पर से फिर ये लोन प्रोवाइड कर पाएंगे, लेज़र दे पाएंगे। तो ये सब पूरा एक जो है डिजिटल बैंक बन जाएगा। लेकिन ये तो एक अलग स्टोरी है, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लाइसेंस मिलना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही किसी को ये लाइसेंस नहीं मिल रहा था। अभी जिनके पास जो लाइसेंस है वो पेटीएम के पेमेंट्स बैंक का ही सिर्फ लाइसेंस है। और दूसरी बात ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है पेटीएम के लिए अगर वो लाइसेंस चाहिए। आपको याद होगा कि एचडीएफसी बैंक में चाइना की एक बैंक ने, पीबीओसी पीपल बैंक ऑफ चाइना ने 1% का स्टेक लिया था सिर्फ। तो वहाँ पर ये शायद अप्रैल 2020 की बात है, जब कोविड का समय चल रहा था 2020 में। तो उस समय जो पीपल बैंक ऑफ चाइना ने 1% का स्टेक लिया था एचडीएफसी में, तो वहाँ पर जो ये पॉलिसी मेकर्स थे जो एचडीएफसी बैंक के, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान वहाँ पर गया और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर, आरबीआई ने भी बहुत ज़्यादा इसमें अपना इंटरफेयर किया था। तो देखिए 1% का स्टेक अगर चाइना ने लिया एचडीएफसी बैंक में तो कितना ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस आए, कितना ज़्यादा लोगों में हड़कंप मच गया था। आरबीआई में भी बहुत ज़्यादा जो है इसको इशू बना दिया गया था। तो अगर आप ये सोचिए कि 1% का स्टेक लेने पर इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ये सोचिए कि जो ये पेटीएम के जो स्टेक होल्डर्स हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो 30% का ऑन करता है वो एंट फाइनेंशियल्स हैं, वो जो कि चाइना की कंपनी है, और 20% सॉफ्ट बैंक, वो भी चाइना का ही एक कंपनी है। तो आप सोच सकते हैं कि 50% तो सीधा सीधा जो है चाइना ही इसको होल्ड करता है पेटीएम को। तो वहाँ पर ये बहुत रेयर चांस है कि इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है लाइसेंस मिल पाएगा। और इसकी जो पेमेंट्स बैंक की होल्डिंग है वो भी जो आरबीआई ने उसमें कैपिटल लगा रखी है 49% से ज़्यादा, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें या फॉरेन होल्डिंग्स नहीं हो सकती। और अगर हम मान भी लेते हैं कि इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लाइसेंस है वो मिल भी जाता है, तो एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस जैसे जो बड़े प्लेयर हैं वो, उनसे इनका डायरेक्ट कंपटीशन होगा और बहुत ज़्यादा इनके लिए टफ रहने वाला है। तो देखिए हमने आज बात किया पेटीएम के बारे में, इनका पूरा बिजनेस मॉडल समझा कि इनका बिजनेस मॉडल कैसा है और इनका रेवेन्यू मॉडल कैसा है, ये सब पूरे हम डिटेल में समझे। तो आपको इस आईपीओ में क्या करना है, यानी कि अगर आईपीओ के बाद भी जब स्टॉक लिस्ट होगा तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए ये इंटरनेट और डिजिटल वर्ल्ड का कह सकते हैं एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पर देखिए शुरुआत में क्या होता है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। आपने अमेज़ॉन को भी देखा होगा कि वो स्टार्टिंग में ये प्रॉफिटेबल नहीं था, बहुत सालों तक ये जो है सिर्फ जो कंज्यूमर को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आता था। तो पेटीएम तो उसमें बहुत आगे है। अगर आप ये देखेंगे, अगर आप प्रॉफिट और रेवेन्यू पे जाएंगे तो पेटीएम उसमें पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आप जो कंज्यूमर मॉडल पे जाएंगे कि बहुत ज़्यादा, देखिए एक सीधा सा वर्ड है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंज्यूमर होगा वहाँ पर वो बिज़नेस बहुत अच्छा हो सकता है। तो वहाँ पर आप देखिए यहाँ पर करीब 33 से 34 करोड़ जो कंज्यूमर है वो पेटीएम में पहले से आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए फ्यूचर में ये प्रॉफिटेबल हो भी सकता है। तो अगर आप देखिए आईपीओ में यहाँ पर सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो अगर आपका जो रिस्क पोटेंशियल है वो थोड़ा हाई हो तभी आप इसमें जो है सब्सक्राइब करिए। अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा ये जो है आपको लिस्टिंग गेन दे सकता है तो हो सकता है, दे भी सकता है, क्योंकि इस तरीके का ये पहला बिजनेस जो है इंडिया में लिस्ट होने वाला है। तो अभी ये कुछ कह नहीं सकते कि कैसा हो सकता है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे सेफ साइड में चलना है तो फिर आप इसके आईपीओ को ना सब्सक्राइब करें। आप थोड़ा अगर ये सोचते हैं कि थोड़ा अगर नीचे भी लिस्टिंग हो सकती है, हो सकता है बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन भी आपको मिल सकता है इसमें, तो फिर आप जो है इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे पास एक और भी डेटा है, 9 नवंबर यानी कि कल तक 5 बजे शाम तक इसका जो है सिर्फ 48% ही सब्सक्रिप्शन हुआ था। और अगर हम रिटेल पोर्शन की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 1.23 टाइम्स ही जो है सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कम जो है लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है ये पेटीएम का आईपीओ। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो इसका वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा है, 18,300 करोड़ के आसपास है। तो ऐसे में इसलिए ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है कम लग रहा हो कि यहाँ पर कम इन्वेस्टर्स आ रहे हैं।
तो देखिए ये सब तो डिपेंड करेगा कि जब ये लिस्ट होगा तो कैसा होगा, तो वो तो बात की बात है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पेटीएम में इन्वेस्ट करके भूल जाइए, जैसे कि आप देखते हैं कि पैसिव इनकम यानी कि बाई एंड होल्ड करो, खरीद लो उसके बाद होल्ड करके लंबे समय तक के लिए होल्ड करें तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देखिए पेटीएम वैसा स्टॉक नहीं होगा। पेटीएम में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती रहेंगी तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना होगा, और ये एक हाई बीटा स्टॉक होने वाला है। तो अगर आप भी पेटीएम के आईपीओ में सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं, तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है, वहाँ पर आप जाके एंजल वन या फिर स्टॉक नोट या फिर ग्रो ऐप से कहीं से भी आप अपने आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं तो वहाँ पर जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर देखिए आपको ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस चाहिए और बिजनेस मॉडल रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।